ओके, स्टार्ट करें। Question number one, you are demonstrating a laparoscopic mammectomy procedure to your minimal access surgery module training. What is the most serious complication? Um, Number one, A is the adhesion, high recurrency rate, hysterectomy, incomplete removal, and severe blood loss. Laparoscopic mammectomy, minimal access surgery. Serious complications में hemorrhage, हम्म। यू श्योर अबाउट दिस? वैसे भी मैमेक्टमी में हम्म। हेमरेज का रिस्क ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो। ओवरऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में जो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है ना, दे आर आस्किंग अबाउट मोस्ट सीरियस, नॉट द मोस्ट कॉमन। ठीक है, कॉमन सीरियस नहीं है, हाँ। कॉम्प्लिकेशन इज हेमरेज विच इज ब्लड लॉस। ठीक है, सही, अगर सीवियर आपसे ब्लड ओवरऑल लॉस। भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का पूछा जाएगा सीरियस कॉम्प्लिकेशन, दैट इज ऑल्सो हेमरेज। Okay. Second question, you are demonstrating laparoscopic hysterectomy, alleged to one of the your training. What is the most common complication with this procedure as compared to the abdominal hysterectomy? अब एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी से कंपेयर करेंगे तो लेप्रोस्कोपिक कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी क्या होगी? ब्लेडर इंजरी, bowel injury, and minor intraoperative hemorrhage, major intraoperative hemorrhage, and a ureteric injury. इसमें जो है ज्यादातर जो है ना कॉमन और मोस्ट कॉमन जो है ब्लेडर का ही है, किसके क्योंकि जो साथ, ट्रोकार्ड लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के साथ या फिर एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के साथ? ये लेप्रोस्कोपिक के साथ होगा ना, लेप्रोस्कोपिक। हम्म। क्या इंजरी ज्यादा होती है? वेस्कुलर, सॉरी, रिपीट नहीं किया ये। वेस्क्युलर मेजर इंजरी इंट्रा, ज्यादा होती है। अभी मैंने बोला आपको कि मोस्ट हाँ सीरियस ठीक है, हाँ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो हाँ, बट अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, लेप्रोस्कोपिक वर्सेस एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, तब भी मोस्ट सीरियस एंड मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो इंट्रा ऑपरेटिव हेमरेज है, मेजर एंड दैट्स इंट्राऑपरेटिव मेजर, हेमरेज होगा। हाँ मेजर हेमरेज, इंट्रा ऑपरेटिव हेमरेज। ठीक है। सही सही। You are demonstrating a laparoscopic hysterectomy. Number question three, laparoscopic to one of the your training. What is the most common surgical complication with the procedure is compared to the vaginal hysterectomy? अब इसका जो उसके साथ एब्डोमिनल के साथ था, अब वाजाइनल हिस्टेक्टमी के साथ लेप्रोस्कोपी को कंपेयर किया है, तो अभी मोस्ट कॉमन क्या होगा? ब्लैडर इंजरी, बॉवल इंजरी, माइनर वेसल इंजरी, देयर वाज नो डिफरेंस, यूरेट्रिक इंजरी। जी। ज्यादातर बॉवल, ब्लैडर। सोचो, बाकी भी जवाब दें जिन्होंने ज्वाइन कर लिए। ये कॉमन पूछ रहा है ना, मोस्ट कॉमन हम्म। कॉम्प्लिकेशन विथ द प्रोसीजर एज कंपेयर्ड। कॉमन तो मोस्टली नो डिफरेंस होगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ना सारे, ये इनके कंसेंट पेपर से बने हुए हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग द ओपन सर्जरीज विद द लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सबसे ज्यादा जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है वो ब्लड लॉस होता है। ठीक है, एंड कॉमन भी यही है। सही है।
बट जब आप लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी को कंपेयर करते हो विद द विजाइनल हिस्टेक्टमी, तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस की परसेंटेजेस है ना, वो दोनों प्रोसीजर से सेम है, डिफरेंस नहीं है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, देयर इज हेमरेज नो भी हो, डिफरेंस। बिल्कुल। इसमें भी हेमरेज होगा वजाइनल हिस्टेक्टमी। हाँ, इसमें भी हेमरेज ही होगा। डॉक्टर पलवशा, एक ये भी आता है कि लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड अगर हम वो करते हैं तो उसमें कॉमन जो इंजरी होती है वो थर्मल होती है या ट्रांसेक्शन होती है। जी जी जी। इस इस पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपकी। हाँ, वो है ना एंड्रयू न्यू वाली, उसमें काफी क्वेश्चंस हैं। विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस। while reviewing the outpatient cases, your junior colleague wants to discuss the management of ovarian cyst. A woman who is 35 years old, and what is the size of the cyst, with laparoscopic management be cost effective. अब ये गाइडलाइन में जो है ना, अप टू 50-40, मोर देन 70 मतलब कि नहीं करेंगे। This question is typically from Green Top guideline of हाँ, ovarian cyst in तो premenopausal women. साइज ऑफ सिस्ट 70 है ना ये। हाँ, इसको कंफर्म करते हैं, बाकी सब भी अपना लेप्रोस्कोपिक आंसर दें तो मैं आपको बताती हूँ। 40 है, 50 है, वो भी कर सकते हैं। यस, और अप टू 70। अप टू 70 तक कर सकते हैं, नॉट मोर देन 70। 80 नहीं ये करेंगे। उस पे हम प्रेफर करते हैं कि ओपन करें, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फिर डिफिकल्ट हो जाती है। सही। रबिया, आई वांट योर आंसर। सो ये तो सबको क्लियर है ना, इसके लिए मुझे गाइडलाइन तो खोल के आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट? इट्स फिर भी आप 70। दिखा दें, है आपके दिखा पास? दूं? नहीं, इस वक्त नहीं है, मुझे तुम लोगों के लिए गूगल करनी पड़ती है वो। ठीक है। ठीक है, सो इट्स 70 mm। बड़ी एक्सप्लेनेशन से हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से एक्सप्लेनेशन कर। से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको रिवीजन चाहिए तो। द asymptomatic simple cyst of 30 to 50 mm in diameter do not require follow-up. Cyst of 50 to 70 in diameter require follow-up. ठीक है, मतलब ये वही वाली बात है कि किसी पेशेंट, ऐसी पेशेंट जिसको सिंपल सिस्ट है एंड शी इज नॉट सिम्टोमेटिक, 5 सेंटीमीटर तक, 3 से लेके 5, 3 से कम वाली को तो हम बिल्कुल नहीं जो है वो कंसिडरेशन में लेते। हम वेट करते हैं कि उसके नेक्स्ट साइकिल जो है 3 साइकिल में वो रिजॉल्व हो जाती है। बट 3 to 5 वाली को हम फॉलो भी नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर पेशेंट को कोई सिम्टम होता है तो शी कैन कम। बट द वुमेन विद 50 to 70 mm या 5 to 7 सेंटीमीटर, इसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको हम फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि उसके साइकिल्स के साथ रिग्रेस हुई है उसका साइज सिस्ट का या नहीं। बट द सिस्ट विच आर मोर देन 70 mm या 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर should be considered for either MRI or surgical intervention. Laparoscopic management is cost effective because of early discharge and return to work. ठीक है, सही। इसमें भी वो क्लैरिफिकेशन नहीं लिखी हुई है, खैर वो लाइनें यहाँ पे मिसिंग है कि 70 हो या कॉम्प्लेक्स हो, आप डर्मोइड सिस्ट जो है वो सस्पेक्ट कर रहे हो, तो फिर आप लेप्रोस्कोपी जो है आप अवॉइड करते हो। देयर आर चांसेस ऑफ स्पिलेज ऑफ सिस्ट कंटेंट्स। सही। ठीक है, इसको रिवाइज करें। You are performing an outpatient stereoscopy while investigating the postmenopausal bleeding. What is the most common cause of failure to obtain a good view of cavity? A. Difficult entry, failure to the distended the uterus, faulty equipment, excess bleeding, inefficient cervical preparation. Inefficient cervical preparation.
आउट पेशेंट स्टेरोस्कोपी में क्या डिफिकल्टी होगी? कॉमन कॉज ऑफ फेलियर टू ऑब्टेन अ गुड व्यू। इसमें डिफिकल्ट एंट्री होगी ना, क्योंकि जी रबिया, दो डिफिकल्ट एंट्री, क्वेश्चन, बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें कि अगर आप आउट पेशेंट स्टेरोस्कोपी कर रहे हैं तो पेशेंट को क्या मतलब कि वो उसको कॉम्प्लिकेशन या कॉमन काज क्या होगा? तो हम्म। पेन का भी एक होता है। जी, सीपीएसपी के रिकॉल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग हाँ, दिस। वो पेन की है। पेन। इन्फेक्शंस भी हैं, किसी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ वो क्वेश्चंस हैं, किसी में पेन बनता है आंसर डिपेंड अपॉन द स्टेम, किसी में इन्फेक्शन बनता है। अब वो जब रिकॉल्स करोगे तुम लोग, क्वेश्चन सामने आएंगे तो ही पता चलेगा। Question number 6. 29-year-old woman came with a scheduled antenatal care appointment and she is 36 weeks pregnant. She had a stereoscopic resection of the uterine septum because of the recurrent pregnancy loss. All her antenatal visits has been normal. And what is your plan of delivery? A. Allow to continuation of the pregnancy and wait for the spontaneous labor. Cesarean section is 39 weeks because of fear of the uterus. If allowed vaginally, vaginal delivery. Cesarean section at 38 weeks after the course of the steroid. And these offer a choice of vaginal versus the cesarean section delivery. And is the induced at 37 weeks. Hysteroscopic resection हुआ है सेप्टम का। Allow continuation of the pregnancy, wait for the spontaneous labor। 36 पे आई है। हिस्टेरोस्कोपिक अगर रिसेक्शन हम करते हैं तो हम हमें जो है ना, उसके लिए तो सिजेरियन लाजमी तो नहीं होगा। उसकी एंटीनेटल विजिट्स भी ऑल नॉर्मल है और कोई कोमोबिडिटी भी नहीं है। और अल्ट्रासाउंड पे प्लेसेंटा प्लेसेंटा वो भी नहीं लिखा, तो वी कैन वेट। ड्रिंक एवरीथिंग नॉर्मल, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? मुझे आंसर तो पता नहीं, लेकिन हम तो वेट कर सकते हैं ना, हम्म। उसको अलो करेंगे। और वजाइनल डिलीवरी सेक्शन ऑफ यूट्राइन सेप्टम हुआ है ना। हम्म। देखो, रिकरेंट मिसकैरेज की वजह से उसका यूट्राइन सेप्टम ट्रीट किया गया था ना, मेट्रोप्लास्टी हुई थी। तो पहले तो ये हो सकता है कि वो सर्जरी फेल हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें। सर्जरी जो है वो फेल हो सकती है, उसको दोबारा मिसकैरेज हो सकता था, लेकिन नहीं। दिस पेशेंट हैज़ रीच्ड अप टू 36 वीक्स, राइट? और एंटीनेटल विजिट्स जो हैं उसकी सारी ठीक हैं तो अब क्या तक। इट रप्चर मीन्स हो कि सकता है क्या यूट्रस में? मदर इज फाइन, बेबी इज फाइन, तो प्लान डिलीवरी का क्या होना चाहिए आपके हिसाब? 39 पे होनी चाहिए। तो हम इसको टर्म पे लेके जा सकते हैं ना इस पेशेंट को, राइट? पहले तो ये हाँ। बता, लेके जा सकते हैं। अब अगर हम इसको सिर्फ इसके स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करें, आपको ये पता है कि जिस पेशेंट की यूट्रस पर सर्जरी हुई हुई होती है, दे आर एट द रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, है ना? तो आपको क्या लगता है कि इसको सिर्फ विजाइनल के लिए काउंसल करना चाहिए या फिर सिजेरियन सेक्शन के लिए भी? पेशेंट की सिजेरियन चॉइस है, देयर इज सेक्शन भी नो। करेंगे। हाँ। इसके लिए हम जो है ना दोनों ऑप्शन उसको बताएंगे कि अगर इसकी वजाइनल हो सकता है इसका जो है ना मतलब कि लेबर इसका इनएफिशिएंट हो क्योंकि रिसेक्शन हुई है। हम्म। यूट्राइन उसकी कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा नहीं आएंगी, तो इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन प्राइमरी पेशेंट वो भी हो सकती है। यस। तो उस वजह से सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़े हमें। हाँ। तो और ये भी तो हो सकता है कि पेशेंट के रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हुए, ये उसकी प्रीशियस प्रेगनेंसी हो गई, तो पेशेंट को सीजेरियन सेक्शन ही चाहिए हो कि नहीं भाई मुझे तो वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल ही नहीं लेना। तो वी विल एट 36 वीक्स, देर आर बोथ ऑप्शंस आर ओपन फॉर हर, शी कैन गो फॉर एनीथिंग।
she can go for vaginal, but with a at a tertiary care hospital with the facility of emergency cesarean section. facility. ठीक है, and तो she has चॉइस ऑफर also करेंगे option of वेजाइनल cesarean वर्सेस section. सिजेरियन सेक्शन, हाँ जी, नहीं होगा। बेसिकली हमें उसको काउंसल दोनों चीजों के लिए करना चाहिए. सही। ठीक है, अग्रीड. एग्री। रेस्ट ऑफ पीपल, रबिया. और किसने ज्वाइन किया हमें रबिया के अलावा? इमराना. इमराना, आपकी शायद ना माइक में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. आप चैट में लिख दो अपना आंसर. चैट में लिख दें. ठीक है. You are planning a laparoscopic ediolysis procedures for the 28 years old woman who had a secondary infertility, a previous inflammatory disease, एक मिनट नायरा, PID. एक मिनट. एक मिनट प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू. इमराना, आपने सी क्यों लिखा? सी ऑप्शन है सेन सेक्शन एट 38 वीक्स आफ्टर अ कोर्स ऑफ स्टीरॉयड. नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ओके. ओके इमराना, चलें 7 पढ़े. You are planning a laparoscopic ediolysis procedure a 28 years old woman who had a secondary infertility, previous pelvic inflammatory disease, and two cesarean section procedure. Which of the following anti-adhesion agent would you like to use to prevent the adhesion formation? Number one, chemically modified sodium hyaluronic and carboxymethylene cellulose, hyaluronic acid derivative, hydroflotation agent, and polytetra urofluomethylene barrier, and solid barrier agent derived from the oxidated regenerated cellulose. तो इसमें ज्यादातर हाइलुरोनिक एसिड वो करते हैं ना, हाइलोरोनिक एंटी एसिड एडियोलाइसिस जो डेरिवेटिव्स. होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है उसके डेरिवेटिव्स। बिल्कुल सही. बी। हाँ बिल्कुल यही सही. होता है। इसके अलावा हमें क्या, ये तो एजेंट्स की बात उन्होंने करी ना, इसके अलावा ड्यूरिंग सर्जरी एडहीजन प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं? एक तो हम एडियोलाइसिस करते हैं, उसके बाद जो है ना हम सेलाइन से वो करते नॉन क्लोजर ऑफ पेरिटोनियम करनी होती है। हैं। हाँ। सो ये बेसिकली शॉर्टन भी करते हैं नंबर टाइम को, और नंबर रेडिएशन वन से भी। इज मेटिकुलस सर्जिकल टेक्निक, राइट? उसको हम बोलेंगे मेटिकुलस सर्जिकल टेक्निक्स. हीमोस्टेसिस हमें अचीव करनी होती है, ऑप्टिमाइज्ड करना होता है हमें हीमोस्टेसिस को, और हमें सारी वो मेजर्स लेनी होती हैं जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन कम से कम हो. ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज अदर देन दीज एंटी एडहेरेंस एजेंट्स. और आपके टॉक्स में भी वो आपसे पूछते हैं कि एडहेरेंस प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करोगी ड्यूरिंग द सर्जरी. चलें, क्वेश्चन नंबर 8. Question 8, 28 years old primary grade woman presented for the getting scan, which shows a 6 centimeter right ovarian cyst. Follow up 15 weeks confirmation confirms and increase in size up to 14 centimeter with a radiological and laboratory features suggestive of the benign disease. The pregnancy is otherwise progressing normally. Which of the one of the following option is the most appropriate management? A most appropriate management which है cyst को drainage करेंगे, laparoscopic cystectomy, laparotomy and cystectomy oophorectomy, laparoscopic right oophorectomy, 2 weekly ultrasound follow. ये 14 वीक की cyst है और अभी जो है 15 वीक पे सिंपल cyst इंक्रीज हो रही है साइज में। 14 सेंटीमीटर की सिस्ट में लेप्रोटमी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी तो नहीं होगी।
जी बताएं बाकी लोग। इसको ड्रेनेज भी नहीं करेंगे। हम्म, लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी, हम्म, लेप्रोस्कोपिक लेप्रोटमी एंड सिस्टेक्टमी, उफ्रेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक राइट उफ्रेक्टमी भी नहीं करेंगे। अब दो ऑप्शन बचते हैं, या बी या सी। हम्म। देखो, नंबर वन थिंग इज सिस्ट को ऑपरेट तो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये सिस्ट जो है डबल हो गई है अपने साइज में, हम्म। एंड अगर हमने इसको ऑपरेट नहीं किया तो ये रप्चर हो सकती है। पेशेंट एक्यूट क्लिनिकल पिक्चर के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, तो इसको ऑपरेट तो करना है, डेफिनेटली करना है। अब रूट जो है, ये प्रेगनेंसी में आप मुझे बताएं, लेप्रोस्कोपी सेफ है या लेप्रोटमी सेफ है? सेफ तो लेप्रोटमी है, ओपन करके करें। You sure about this? Have you read about this? आ, हम्म। इसमें ये आप होगा कि आप 14 लेप्रोस्कोपी जो सेंटीमीटर है की ना, सिस्ट के लिए उसका पूरा एब्डोमेन खोलोगे? आपको नहीं लगता आप यूट्रस को भी हार्म कर सकते हैं? हम्म। लेप्रोस्कोपी में, लेप्रोटमी में। ओपन, आप ओपन की बात कर रही हो ना? ओपन की बात करी, मैं हाँ, आपसे ओपन पूछ रही हूँ। वैसे आइडियली तो इसका सिस्टोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी होना चाहिए, क्योंकि इसकी साइज ऑफ यूट्रस 15 15 है, सुप्राप्यूबिक से ऊपर है। हम्म। तो कर सकते हैं उसमें लेप्रोस्कोपी। कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। बाकी लोग बताएं अब मुझे। इमराना की आवाज मुझे ही इतनी कम आ रही है, या फिर है कोई मसला? तो वो हटा लो। अगर हैंड फ्री लगाएं तो वो हटा लो। ओके, चलो फिर तुम ऐसा करो, तुम चैट में लिखो जो तुम्हें बोलना है। आई कांट हेयर यू। सो रबिया, आई नीड योर आंसर, उसके बाद मैं टॉग आर्टिकल खोल के दिखाऊंगी तुम लोगों को। सही। नहीं, बट इसके लिए विद लेप्रोस्कोपी, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा क्योंकि लेप्रोस्कोपी में ही होता, मुझे लग रहा है लेप्रोस्कोपी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने यूं याद रखा था कि मैं किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि इतनी अब एडवांसमेंट हो गई है कि वो 14 सेंटीमीटर को भी श्रिंक करके, छोटा या कट करके पीसेस में निकाल लेते हैं। हम्म। और इससे पहले मुझे लगता था कि लेप्रोटमी ही होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सिस्ट है, वो इतने छोटे से होल से कैसे निकलेगा। आई एम निकल कंफ्यूज जाता है, विद उसकी पीस मीलिंग विद करके वो निकल जाता है। अच्छा, क्योंकि हम्म। लेप्रोस्कोपी देखी नहीं है मैंने हाउस जॉब के बाद से कभी भी ना, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो, लेकिन मुझे अगर कभी आंसर अगर बोले तो मैं बी लगाऊंगी, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी। ओके। लेप्रोटमी अंटिल रप्चर ना हो। नहीं नहीं, एनीवेज, आई एम ओपनिंग द टॉग आर्टिकल फॉर यू, और इसमें सिर्फ हम सर्जिकल अप्रोच को जाके पढ़ेंगे। दिस आर्टिकल इज एडनेक्सल मैनेजमेंट ऑफ एडनेक्सल मास इन प्रेगनेंसी, ठीक है? ये वहां से ही बना हुआ है, इसी टॉग से ये बना हुआ है। सो सर्जिकल अप्रोच के बारे में वो बात कर रहे हैं। पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए, इसमें से बहुत सवाल बनते हैं इस अल्गोरिदम से। वेयर इज द अल्गोरिदम? दिस इज द एल्गोरिदम। आपको प्रेगनेंसी में एडनेक्सल मैसेज जब मिले, हम अभी एसिम्टोमेटिक पेशेंट की बात करते हैं, जब भी एक्यूट आएगी, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू द सर्जरी, ठीक है? अब सर्जरी कौन सी? लेप्रोटमी, लेप्रोस्कोपी, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास पेशेंट आई है एडनेक्सल मैस के साथ, अल्ट्रासाउंड पे क्लियर आ गया कि इसको जो है वो एडनेक्सल मैस है, पेशेंट आपकी एसिम्टोमेटिक है। अब उसकी नेचर बिनाइन, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब हुआ कि इट्स, आपको नेचर समझ नहीं आ रही कि ये कैंसर मेलिग्नेंसी वाली भी पिक्चर हो सकती है, बट श्योरली दिस इज नॉट बिनाइन, उसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं, ठीक है? पहले हम बिनाइन की बात करते हैं, जो हमारे पेशेंट में बिनाइन नेचर की उन्होंने बताई।
सिंपल सिस्ट है, यस हमारे पेशेंट की भी सिंपल ही सिस्ट है। लेस देन 5 सेंटीमीटर इन द प्रेगनेंसी वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ठीक है। बट हम अपने पेशेंट को काउंसिल कर देते हैं, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, pain or anything, you can come to us. But if the simple cyst, even if it is a simple cyst and it's more than 5 centimeter, या फिर it's complex cyst, अब complex cyst के साथ size जो भी हो, but nature matters. complex है तो हम 4 to 6 weeks में दोबारा से स्कैन करते हैं, ठीक है। वी फॉलो, हमारी पेशेंट का भी उन्होंने स्कैन 4 weeks के बाद या 5 weeks के बाद आई गेस करवाया है ना दोबारा, ऐसे ही है ना? सही। हाँ हाँ। यस, अब फॉलो अप स्कैन उसका दोबारा उन्होंने करवाया है, तो ये नहीं बताया कि कितने टाइम बाद करवाया है, बट जब करवाया है तो सिस्ट का साइज डबल हो गया। अच्छा जी। सो अब जब आपने रीस्कैन कराया, अगर तो रिजॉल्व हो गया मैस, ओके वी हैव सेफ जोन, नथिंग टू डू, ठीक है, वी वॉन्ट डू एनीथिंग। बट इफ देर इज नो चेंज इन द साइज, साइज अगर बदला नहीं है तो फिर हम दोबारा उसको अब पोस्ट नेटली 6 weeks के बाद हम दोबारा बुला लेंगे। बट अगर साइज बढ़ गया है, ठीक है, देन ऑब्वियसली हमें कुछ तो करना है ना, वो रप्चर हो जाएगी वरना वो सिस्ट। दूसरी साइड पे हमारे पास इंडिटर्मिनेट आ गए या फिर सस्पिशन ऑफ कैंसर आ गया, इसमें फिर हमें ट्यूमर मार्कर्स कराने होते हैं। ये हमारा अभी सिनेरियो नहीं है इस पेशेंट का। हमारा पेशेंट का सिनेरियो फॉलो में ना वो रिजॉल्व हुई है ना वो साइज उसका अनचेंज्ड है, बल्कि साइज डबल हो गया, ठीक है। तो उसमें हमने मार्कर्स तो नहीं कराने, बट वी विल गो फॉर द सर्जरी सेफ साइड, क्योंकि वो रप्चर हो सकती है। अच्छा जी, जो सस्पिशन ऑफ कैंसर या इनडिटर्मिनेट सिस्ट की नेचर थी, उसमें हम लोगों को क्या करना है, एमआरआई कराना है, ट्यूमर मार्कर C125 LDH, एंड हम एमडीटी को अपने साथ ज्वाइन करेंगे। फिर अगर इन सब चीज़ों पर डिसाइड होता है कि देयर इज लो सस्पिशन ऑफ कैंसर, देन वी फॉलो द लेफ्ट साइड, ठीक है, अगेन। बट इफ देयर इज हाई सस्पिशन ऑफ कैंसर, देन वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी, ठीक है। ये एल्गोरिदम बहुत, इसमें से सवाल बने हुए हैं, आपको डॉक्टर मुबशी की किताब में ये एल्गोरिदम बहुत दिखेगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं सर्जरी पर। मैनेजमेंट, हमने मैनेज कैसे करना है अपने पेशेंट को। अभी मैं सिर्फ सर्जिकल अप्रोच को पढ़ूंगी, क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच की मैंने जो इंडिकेशन है वो हमने पढ़ ली। सर्जरी पे, लेप्रोस्कोपी हैज इवॉल्व एंड इज नाउ कंसीडर्ड सेफ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। एनआरसीटी ने बताया, डेमोन्स्ट्रेटेड लेस ब्लड लॉस, इम्प्रूव विजुअलाइजेशन ऑफ pelvic organs एंड a reduced risk of uterine irritability in laparoscopy compared with the laparotomy। ये आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप अपनी लॉजिक से तो बोल रहे हो कि ओके आइडियली लेप्रोस्कोपी होनी चाहिए rather than the laparotomy, but you should know how to justify this, you should know the rationale behind this, ठीक है। There have been सही। concerns about the risk of carbon dioxide and pneumoperitoneum to the fetus during laparoscopy. These relates to the risk of hypercarbia causing fetal acid-base disturbance and the risk of reduced uterine blood flow, which may reduce placental flow following the pneumoperitoneum. However, the studies have revealed that pneumoperitoneum does not modify human uteroplacental flow. तो अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जो गैसेज यूज करते हैं उसकी वजह से नीमोपेरिटोनियम हो जाएगा और यूट्रोप्लासेंटल फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, सो जो उन्होंने स्टडीज की है ना, उससे प्लेसेंटल फ्लो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस इन इंट्रायूटाइन FGR और स्टिल बर्थ रेट बिटवीन लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटमी मैनेज्ड केसेस, ये भी आपको क्लियर पता हो जाना चाहिए। There is no adverse fetal outcome when laparoscopy is performed with pneumoperitoneum of 12 to 15 mm intra-abdominal pressure. This is the crucial thing कि सेफ्टी कब है। सेफ्टी इंश्योर हमारी तब हो रही है जब नीमोपेरिटोनियम इंट्रा एब्डोमिनल, जब प्रेशर क्रिएट किया जाता है 12 to 15 mm ऑफ Hg का होना चाहिए, कोई मसला नहीं होएगा बच्चे को। There is a potential risk of injury to the uterus during insertion of primary port or varus needle, obviously, लेकिन alternative entry techniques such as Hyson and Palmer's entry point may be considered। उसका भी जवाब है, उसका भी हल है हमारे पास, स्पेशली when surgery is performed in the second trimester। हमारे पेशेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर हो चुकी है, ठीक है। इस इस हाँ। इस पैराग्राफ में से बहुत सारे क्वेश्चंस आप मजीद MRCG की बुक्स में सॉल्व करेंगी।
सो पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अ की कंसिडरेशन रिगार्डिंग द रूट एंड feasibility ऑफ सर्जरी विल बी the overall size of the uterus and mass, the solid component in the lesion, and likely available intra-abdominal space to complete the procedure. As such, a laparoscopic approach becomes increasingly more difficult from about 12 weeks of gestation to almost impractical in third trimester. ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल ही वो कहते हैं कि इम्प्रैक्टिकल हो जाती है लेप्रोस्कोपी अप्रोच की बात करें, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आप जो है सेफली कर सकते हो. लेप्रोटमी में बी प्रेफर्ड टू मिनिमाइज इनएडवर्टेड सिस्ट रप्चर, ट्यूमर सेल डिसेमिनेशन, पोस्ट साइट मेटास्टेसिस व्हेन मैलिग्नेंसी इज सस्पेक्टेड. तो जब हम अपने इस राइट साइड वाले पेशेंट पर सर्जरी कर रहे हैं, इफ वी आर गोइंग टू ऑपरेट दिस पेशेंट, वी विल प्रेफर लेप्रोटमी. ठीक है, टॉमी बेसिकली लेप्रोटमी. ठीक है, लेकिन अगर इसको कर रहे हैं, हम सर्जरी कर रहे हैं अपने इस पेशेंट के, ऑब्वियसली एक्यूट एब्डोमेन में भी आप जो है लेप्रोटमी करते हो, लेकिन अगर हमारे ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट इस सिनेरियो में आ जाते हैं तो फिर, और बिनाइन केसेस में, देन वी हैव टू गो फॉर सेफेस्ट एंड आइडियल विच इज लेप्रोस्कोपी. ठीक है, इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं कितना रह गया. इफ अ पेशेंट रिक्वायर्स अ लेप्रोटमी देन द साइट ऑफ इंसिशन may change with gestation from suprapubic transverse or low midline in the first trimester to lower upper midline or para midline on the side of the mass in the later pregnancy. This is also very much important. If they are asking you about the incision, type of incision, then you have to look for the gestational age. If this is first trimester, you will go for suprapubic और low midline. इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शंस में मिलेगा. बट अगर आपको एडवांस प्रेगनेंसी दे दी जाती है 20 से अबव, तो फिर आप लोअर या फिर अपर मिडलाइन या पैरा मिडलाइन. ठीक है. Clearly, if a laparotomy is planned in the third trimester, then delivery of the baby by cesarean section in the same operation should be encouraged. ठीक है, क्लियर लड़कियों? Where is figure 7? सही. हम्म. इसमें इन्होंने रैशनल हमें दिया है फिगर 7 का. ओके, फिगर 7 इज दिस एल्गोरिथम. ठीक है, तो दिस टॉक आर्टिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देयर आर मेनी 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 क्वेश्चंस इन योर रिकॉल्स. मैं ये टॉक आर्टिकल अभी शेयर कर दूंगी क्लास के बाद. ठीक है, नोटिस पलवशा इन्होंने कहा है कि 12 वीक के साइज का जब यूट्रस होता है तो जब तक, यानी कि तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हुआ, जब तक जो है वो पोर्ट को दे इंसर्ट आर करना और नॉट, इजी होता रबिया, दे आर नॉट सेइंग के 12 तक आप कर सकते हो, रिकमेंडेड है, उसके बाद नहीं. दे हैव सेड कि 12 वीक्स के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और बिल्कुल जब एडवांस गेस्टेशन हो जाती है, आप थर्ड ट्राइमेस्टर पे जाते हो, फिर इम्प्रैक्टिकल हो जाता है लेप्रोस्कोपी करना. है. सेकेंड ठीक है, ट्राइमेस्टर में फिर हम पामर्स और वो है सेंस यस टेक्निक से जा सकते yes, हैं. but obviously expert laparoscopic surgeons will go for this thing. ठीक है, so here B is your answer. Clear है? चलो, क्वेश्चन नंबर 9. A 36 years old woman, Afro-Caribbean woman with a subserosal fibroid, 5 into 7 centimeter is uh, 5 into 7 centimeter is counseled for the laparoscopic myomectomy using the morsulator. She would like to know about the associated adverse outcome. So what is the most common complication? Most common complication: death, DIC, infertility, visceral injury, peritoneal myositis. अच्छा, लेप्रोस्कोपिक माइमेक्टमी के दौरान उसका एडवर्स आउटकम पूछ रहे हैं. 36 years old. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन: डेथ होगी, डिसेमिनेटेड सार्कोमा एंड इनफर्टिलिटी, पेरिटोनियल myomatosis and visceral injuries. Using the morsulator. अब उसको मायोमेक्टमी मोरिसुलेटर निकालते हैं तो क्या? पेरिटोनियल मायोमेटोसिस.
ये होगा, क्योंकि वो निकालेंगे ना उसको स्क्रू डाल के मायोमेट, उसको मायोमा को लेप्रोस्कोपिकली। ठीक है, फिर क्या होगा उससे? तो डायरेक्ट यूट्राइन पेरिटोनियम जो है ना उसको, वो होगा ना पेरिटोनल मायोमेटोस। हम्म, ये आपकी ईबीएम में लिखा हुआ है, पुरानी वाली में आई थिंक लिखा हुआ है। दिस इज, मॉस्कुलेटर्स। हाँ, मॉर्सलेटर से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, आई थिंक दिस इज रिटन इन योर ईबीएम, बट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉग आर्टिकल। सो मॉर्सलेटर रिलेटेड इंजरी यही होती है, पेरिटोनियल मायोमेटोसिस। मायोमेटोसिस, हाँ। ठीक है। फाइब्रॉइड आपकी ईबीएम में बहुत ये अच्छा। ये डॉक्टर, ये तो हम उसमें जब हम ओपन करते हैं मायोमेक्टमी करते हैं तो मॉलिक्यूलेटर, मतलब वो डाल के उसको फाइब्राइड को निकालते हैं। तो लेप्रोस्कोपी के जरिए तो हमने नहीं देखा वो किस तरह से मतलब कि वो करते हैं। लेप्रोस्कोपी में भी मॉर्सलेटर्स जो हैं वो यूज होते हैं। वो ऑब्वियसली अच्छा। लेप्रोस्को, हाँ, हमने देखा नहीं है ना, तो इस वजह से हाँ, हमें नहीं। ये चीज़ें जो हैं वो, हमारी नॉलेज जो होती है ना वो लिमिटेड हो जाती है। बट मॉर्सलेटर्स आर यूज्ड इन द लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज एज वेल। अगर मुझे ये मिल जाता है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ मॉर्सलेशन का। मैं टॉक खोल के बैठी हूँ, लेकिन हम पहले ये क्वेश्चंस कर लें, फिर हम टॉक से रिवाइज कर लेंगे। एंड जिन्होंने ईबीएम पढ़ी है वो मुझे बता दें कि ये ईबीएम में लिखा हुआ है, क्योंकि जितना मुझे अपना पुराना ईबीएम याद आती है ना, इट वाज रिटन इन ईबीएम, हम्म। लिखा हुआ था ये। खैर चलो देखते हैं इसको, बाद टाइम लग जाएगा। You are starting your hysteroscopy training module, and you are shown different diameter hysteroscope diameter. Which one of the recommended for the outpatient hysteroscopy? Number A, 1.7 mm with a 2.7 mm sheet, 2.7 mm sheet with the 3 to 3.5 mm sheet. इसमें सी है 3 mm एंड 4 mm, ये भी नहीं है। डी 4 mm एंड 8 mm शीट नहीं, एंड 4 mm एंड विद फाइब्रो ऑब्लिक 30। इसमें जो है ना 2.7 वाली बी होगा, 2.7 विद द 3 to 3.5 mm शीट, ये होगा। एवरीवन इनर एंड आउटर कंफर्म? होती है इसमें स्टेरोस्कोपी में, हम्म, उसका जो है डायमीटर यही है, तीसरा। बिल्कुल सही है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। While performing a diagnostic laparoscopy, blood was dripping into the pelvis soon after inserting the lateral secondary trocar, quickly filling the operative field. Which vessel has been more likely to be in the deep inferior epigastric vein, external iliac, superior epigastric vein, superficial inferior epigastric vein? अब जो इसमें जो आएगी ना वो डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन आर्टरी आती है, एपिगैस्ट्रिक वेन नहीं आती। इंसर्टिंग लेटरल सेकेंडरी ट्रोकार, जी आती, सेकेंडरी ट्रोकार फाइल रेस्ट ऑफ पीपल। एपिगैस्ट्रिक वेन्स आती हैं, हाँ। डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, नाइला तुम पहले डिसाइड कर लो, वेन या आर्टरी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वेन नहीं आती, आर्टरी आती है। हाँ, आर्टरी है। डीप क्या पड़ी होती हैं? आर्टरीज पड़ी होती है, वेन्स पड़ी होती हैं? हाँ, सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, डीप आर्टरीज होती हैं।
तो आर्टरी आएगी ना। हाँ, डीप चलो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जी, आर्टरी। डीप इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। चलें जी। 26 years old, admitted for the diagnostic laparoscopy for assessment chronic pelvic pain. What is the estimated risk of death associated with the procedure? अब ये याद नहीं आ रहा, रिस्क एसोसिएटेड प्रोसीजर डेथ का 1000, ये याद नहीं। एनीबडी, एनीबडी फ्रॉम चैट। डॉक्टर वैसे मैंने 2000। पहले मुझे ये बताओ, ये कॉमन है अनकॉमन है, इस हिसाब से बताओ मुझे। डेथ कितनी, अनकॉमन है, कितना कॉमन है? अनकॉमन है, ठीक है। अनकॉमन है, 1 in 500 होगा। 500? ओ सॉरी, 1 in 1000 या 10 होगा। अनकॉमन 10,000 में आता है। शाबाश, अनकॉमन 10,000 में आता है। सो इट्स डी। इसको याद जी करो सही ऐसे बताया। ही। हाँ, क्योंकि ये पुराना उसमें पड़ा हुआ हम्म। गाइडलाइंस। चलो नेक्स्ट। 42 years old, complaining of the cyclical cramping with or without menses. She has an endometrial ablation and a tubal sterilization 2 years previously. Review of the operative note, operative findings should an uncomplicated procedure. MRI imaging during the time of symptomatic cramp, cramping showed the blood trapped in the uterine cornea and swollen tubes. The diagnosis of the post-ablation tubal sterilization syndrome was made. What is the risk of the PTSS after endometrial ablation? 1 to 5%, 6% to 10%, 11 to 15, 16 to 20, 20 to 25. ये भी ये तो परसेंटेज तो वही होती है ना, क्या याद करने होती की है? बेटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीरियस हर परसेंटेज को तुम लोग, ऐसे लोगों के परसेंटेज हमें याद नहीं होती हैं। ईबीएम में ये सारी गायनी की परसेंटेजेस गाइडलाइंस के वाली ही लिखी हुई है। इट्स रिटन इन ईबीएम। एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम की जो है ना 11 to 15 या 16 to 20 है तो CRDB। तुक्के नहीं मारो, नहीं आता बस बताओ। नहीं, याद नहीं है मुझे। एनीबडी एल्स? किसी के पास ईबीएम पड़ी है? नहीं, न्यू ईबीएम है ना, उसको जो खोलने में टाइम लगता है, पुरानी वाली में सारा पड़ा हुआ था तो पुरानी आसानी खोल थी। लो, आप पुरानी खोल लो। न्यू वाली में प्रॉब्लम हो रही है, न्यू पड़ी हुई है मेरे पास। 68 years old woman, सो इट्स 6 to 10 एंड इट्स 14। फ्रॉम टॉग आर्टिकल, नॉट फ्रॉम योर न्यू ईबीएम। न्यू ईबीएम में नहीं लिखा हुआ, इसको याद करो। एक मिनट, इसकी हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं और मैं रेफरेंस कंफर्म करके तुम्हें देती हूँ। ये देखो, एंडोमेट्रियल एब्रेशन पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस, इट्स फ्रॉम द टॉग आर्टिकल। सो तुम लोगों का कसूर नहीं है, बुक में भी नहीं है। पोस्ट एब्लेशन ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन सिंड्रोम was first reported in this year in patients presenting with unilateral and bilateral pelvic pain, vaginal spotting, and who had previously undergone tubal sterilization and endometrial ablation. It has also been reported with new ablation devices. So clinical picture याद कर लो, हो सकता है डायग्नोज करने के लिए आ जाए कि किसी पेशेंट के एब्लेशन हुई हो और बाद में वो एक साइड या दोनों साइड पे पेल्विक पेन के साथ आ जाए, वेजाइनल स्पॉटिंग के साथ आ जाए। So you will suspect this. The incidence is 6 to 8 and usually develop 2 to 3 years after. ये भी important है, 2 से 3 साल के बाद होता है। अच्छा जी। Usually confirmative diagnosis is made surgically. However, MRI imaging during times of symptomatic cramping may be useful in looking for blood trapped in the uterine cornu. ठीक है।
बेसिकली वो ब्लड ही जो है वो ट्रैप हो जाएगा और पेशेंट को इरिटेशन कराएगा एंड जिसकी वजह से उसको पेन होगा. अल्ट्रासाउंड स्कैन हैज नॉट बीन रिलायबली सेंसिटिव टू डायग्नोज पैथ्स. द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर पैथ्स इज हिस्टेक्टमी. इसको यहाँ से ही अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लो इस पूरे टॉपिक को. ये तुम्हारा इधर से ही पूरा कवर हो रहा है अगर कोई सवाल आ जाता है तो. ठीक है. अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज नहीं होता, एमआरआई पे होता है, और उससे भी ज़्यादा आइडियल जब आप सर्जरी करते हो तो. एंड द डेफिनेटिव इज हिस्टेक्टमी. ठीक है जी. सही. चलो, इस तरह से ना जो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होती है स्क्रीनशॉट लेके अपना एक फोल्डर बना लिया करो, बाद में फिर वो रिवाइज कर लिया करो. चलें, क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. 68-year-old woman presented with a vaginal spotting on 3 occasions. She was not sexually active before the before her menopause. She suffered from the depressive anxiety disorders. Ultrasound scan shows a thickened, irregular endometrium of 10 mm. What is the most likely suitable management? Most suitable management. Number A, hysterectomy. B, hysteroscopic and a polypectomy under the general anesthesia. And C is the outpatient hysteroscopy and polypectomy under the conscious sedation. And D is the outpatient hysteroscopy after the cervical preparation with a misoprostol vaginally or orally. E is the outpatient vaginoscope hysteroscopy. अब 68 ईयर और वजाइनल स्पॉटिंग के साथ आई है थिलियोपियन, नॉट सेक्सुअली एक्टिव. तो उसका जो एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा आया है. इसको हिस्टेरोस्कोपिक करेंगे या मतलब आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपिक पोलिपेक्टोमी करेंगे. तो इसका पोलिप कहाँ आया है? जी रबिया, व्हाट्स योर आंसर? मैम ई है, क्योंकि आउट पेशेंट आउट वेजाइनोस्कोपी और फिर पेशेंट उसकी हिस्टेरोस्कोपी वेजिनल. करेंगे, क्योंकि ये वैसे भी मीनोपॉज से पहले भी जो है ना वो सेक्सुअली जो एक्टिव नहीं थी ना, तो मतलब का ट्रैक जो होगा वो काफी ऐसा हुआ हुआ होगा, तो इस वजह से हम वेजाइनोस्कोप डालेंगे देन हिस्टेरोस्कोपी. ओके, नाइला तुम? यस, अनमेरिड है ना, मतलब कि ये सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट हिस्टेरोस्कोप तो नहीं डाल सकते. वेजिनोस्कोप के साथ ही होगा ये. अच्छा, और बाकी सब? अल्ट्रासाउंड पे इरेगुलर थिकेंड एंडोमेट्रियम. पहले मुझे ये बताओ कि इसमें क्या हो सकता है तुम्हारे पेशेंट में, पैथोलॉजी क्या हो सकती है? एंडोमेट्रियल अनमेरिड हाइपर नहीं तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है. सीएन तो पॉलीप्यूस जो इरेगुलर एंडोमेट्रियम है ना. रेगुलर है एंडोमेट्रियम. हाँ. ठीक है, इरेगुलर एंडोमेट्रियम है. ये थिकनेस नॉर्मल है पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में? ज्यादा है. ज्यादा है. 4 mm होती है ना कट ऑफ, ज्यादा है ये. कट ऑफ. मोर देन 4 mm है ये. लेस देन 4 mm. ठीक है, तो फिर बाकी तो फिर कोई अभी तक ना ऑप्शन इसमें ई ऑप्शन ही बेटर है, क्योंकि अभी तो हमने हम इसकी उसकी पैथोलॉजी बायोप्सी तो भी करनी जरूरी है ना, वो तो करेंगे ही करेंगे मतलब. हम्म, सही है. तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है नाइला? तो फाइनल इसका जीए में करेंगे इसको, हिस्टेरोस्कोपी. सो यू मीन टू से कि तुम बी ऑप्शन चूज करना चाह रही हो? हम्म. बी ऑप्शन चूज करना चाह रही हो, ओके. क्या तुम्हारी डायग्नोसिस बन चुकी है पॉलीपेक्टमी की? अगर वजाइनल डिस्चार्ज तो है, तो हिस्टेरोस्कोपी में अगर हमें लगा कि पॉलीप डिस्चार्ज है है तो या हम. स्पॉटिंग है?
स्पॉटिंग पीवी है और स्पॉटिंग है, डिस्चार्ज नहीं। हम्म स्पॉटिंग तो खराब है ना हम्म। उसमें। तो अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम क्यों इसको जीए में प्रेफर कर रही हो? तुम आउट पेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं कर रही इस पेशेंट की? इसलिए कि मतलब कि वो है ना, क्या शी इज है? नॉट सेक्चुअली। तो तुम्हारा तो टाइप पे ऑफ एनेस्थीसिया कैसे डिसाइड करेगा? मतलब वो तुम कैसे जस्टिफाई कर रही हो अनमैरिड में? अनमैरिड नहीं बोलोगी तुम, इसको बोलोगी कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है पेशेंट। सेक्चुअल इश्यू नहीं है, हाँ। हम्म इस वजह से कि मतलब कि उसको हम्म। एक तो वो विलिंग भी नहीं होगी ना किस चीज के लिए? स्टेरोस्कोपी के लिए, कि आउट पेशेंट स्टेरोस्कोपी विदाउट एनेस्थीसिया हो उसको। क्यों विलिंग नहीं होगी पेशेंट? कुछ ऐसा लिखा हुआ है? Why are नहीं you लिखा हुआ तो assuming things? Anybody जो इसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकता है सिनेरियो को और अपने आंसर को? मैम एक तो उसकी एज जस्टिफिकेशन है, बता रहे हैं। कॉजल शॉर्टिंग हो रही है उसको हम्म ओकेजनल, और फिर उसकी एंडोमेट्रियल जो है वो इरेगुलर है, और एंडोमेट्रियम का जो है ना वो हाइपरप्लेजिया है क्योंकि थिक हुई हुई है। इसलिए हमारी दो डीडी पहले अगर हम बना लें, अगर हम्म उसमें या तो पॉलीपेक्टमी है या तो फिर सी एंडोमेट्रियम भी हो सकता है। हम्म ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जो है ना वो मैनेज कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहले आउट पेशेंट वजाइनोस्कोपिक हिस्टेरोस्कोपी, इस वजह से क्योंकि इसकी वजाइना भी जाहिर सी बात है कि वो मीनोपॉज भी हो गई तो एट्रोफाई हो गई होगी, तो वजाइनोस्कोप पहले डाल के देखेंगे। देन अगर हमें और आगे रीचेबल होगा इजिली तो हिस्टेरोस्कोप से देख लेंगे। और अगर क्योंकि हिस्टेरोस्कोप और वजाइनोस्कोप जो है वो डायग्नोस्टिक भी होता है, थेराप्यूटिक भी होता है। तो अगर हमें कोई डायग्नोसिस मिलेगी तो हम उसको उसी वक्त कोई थेरेपी दे देंगे, जैसे एब्लेशन करनी हो तो एब्लेट कर दें, बायोप्सी लेनी होगी तो बायोप्सी ले लेंगे, पॉलिप दिखेगा तो पॉलिपेक्टमी भी कर सकते हैं। तो इस वजह से आउट पेशेंट वजाइनोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी। माशाल्लाह, वेरी वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। रबिया, तुमने हर चलो। चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। अब समझ आई है लड़कियों? तुम लोगों की डिफरेंशियल्स बन रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ हर हिस्ट्री। विजाइनल स्पॉटिंग प्लस एंडोमेट्रियम उसकी थिक एंड है, ठीक है, इरेगुलर है। और आपको पता है कि जब इरेगुलर होती है एंडोमेट्रियम तो हिस्ट्रोस्कोपी मस्ट हो जाती है। वी हैव टू गो फॉर द टू व्यू द एंडोमेट्रियम। तो वो कैसे आप करोगे? बिल्कुल सही है, हिस्ट्रोस्कोपी आपकी डायग्नोस्टिक भी होती है और आपकी थेराप्यूटिक भी होती है। जब डायग्नोस्टिक पे आपको कुछ मिल जाती है पैथोलॉजी, इफ इट इज ट्रीटेबल राइट देयर, तो वो थेराप्यूटिक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपकी पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। तो आपको पता है कि अगर हमें जो प्री प्यूबर्टल गर्ल्स होती हैं जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती, या फिर ऐसी पेशेंट जो सेक्सुअली एक्टिव है ही नहीं, यू कैन यूज विजाइनोस्कोप। ठीक है, अभी हमें पेशेंट को जीए वीए देने की तो जरूरत ही नहीं है। हम आउट पेशेंट विजाइनोस्कोपिक हिस्ट्रोस्कोपी आराम से कर सकते हैं टू सी फॉर द एंडोमेट्रियम पैथोलॉजी और एनी अदर पैथोलॉजी। ठीक है। फिर पॉलिप होगा तो पॉलिप निकल जाएगा, और पॉलिप नहीं होगा तो बायोप्सी हो जाएगी उसकी थिकन एंडोमेट्रियम की, उसकी नेचर के हिसाब से, लीजन्स के हिसाब से। ठीक है। सही। ठीक। क्लियर है? अब तो नहीं है किसी को प्रॉब्लम? जी क्लियर। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 15। 46 years old woman attending at the outpatient hysteroscopy clinic for the removal of the 2 centimeter endometrial polyp. You decide to use the electrosurgery for the removal of the polyp. Which distinct media is used? अब इसको हम रिमूव करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक, बी इज द डेक्स्ट्रॉन, सी इज द ग्लाइसिन, डी इज द नॉर्मल सेलाइन, ए इज द मैनिटोल। ज्यादातर हम थेराप्यूटिक उसमें जब सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो उसमें नॉर्मल सेलाइन ही होता मोस्टली इससे जो वेदो है। वेगल सिम्टम्स होते हैं ना पेशेंट को, वो कम आते हैं कम हो और जाता इमेज है। क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाती है। सो ये तो सबको पता है ना। अच्छा, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डिस्टेंशन मीडियम पे।
मोनोपोलर डायथर्मी और वो सारी चीज़ें, ये भी हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अभी दूसरी बुक्स में आएंगे। और आपके पास में भी काफ़ी क्वेश्चन है, सीपीएसपी के रिकॉर्ड्स बहुत सारे बने हुए हैं, तो वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सॉर्टेड है ये वाला चैप्टर, सो इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। अब हम अपनी एक्सप्लेनेशंस को एंड में रिवाइज कर लेते हैं, बाकी जो रह गए। Vaginoscopy, direct insertion of hysteroscope without use of vaginal speculum should be standard technique for outpatient hysteroscopy, especially where successful insertion of vaginal speculum is anticipated to be difficult. जिसका रैशनल था कि एक तो पेशेंट आपकी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, दूसरा फिर मेनोपॉजल है, वेजाइनल ट्रॉफी भी होएगी, हर चीज से हर तरह से जो है अनकंफर्टेबल होगा आपके पेशेंट के लिए। कॉन्शियस सेडेशन for outpatient hysteroscopy confers no advantage in terms of pain control and women's satisfaction over local anesthesia. किसका माइक है, प्लीज म्यूट कर लो। Okay, life-threatening complication can result from the use of conscious sedation. Appropriate monitoring and staff skills are mandatory if procedures are to be undertaken using conscious sedations. अब हम इसको पढ़ लेते हैं। डिस्टेंशन मीडियम फॉर रूटीन आउटपेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी, चॉइस ऑफ डिस्टेंशन मीडियम बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉर्मल सलाइन शुड बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ ऑपरेटर एज नीदर इज सुपीरियर इन रिड्यूसिंग पेन। पेन के, अगर आपसे पेन की बात की जाए तो दोनों ही आप यूज कर सकते हो, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। यूट्राइन डिस्टेंशन विद नॉर्मल सलाइन अपेयर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ वेजोवेगल एपिसोड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। Uterine distension with normal saline improves improved image quality and outpatient diagnostic hysteroscopy to be completed more quickly compared to the use of carbon dioxide. This is the second advantage of distension with the normal saline. ठीक है। Operative outpatient hysteroscopy using bipolar electrosurgery requires use of नॉर्मल सलाइन। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि बायपोलर में वो पूछते हैं, तो बायपोलर में नॉर्मल सलाइन हो जाता है, तो एक्ट एज बोथ डिस्टेंशन एंड कंडक्टिंग मीडियम एज वेल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर योर एमसीक्यूज, सीपीएसपी एमसीक्यूज। ठीक है जी। तो सर्जरी, जी जी। सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 14। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इफ़ यू गाइज हैव डन द ओंकोलॉजी रिसेंटली, तो हम ओंकोलॉजी को टच करेंगे क्योंकि गाइडलाइंस काफ़ी चेंज हो गई हैं, जहाँ वो स्टेजिंग पूछेंगे, जहाँ वो सिन की मैनेजमेंट पूछेंगे। इफ़ यू हैव रेड इट तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम बाकी चैप्टर्स करेंगे। ओंकोलॉजी पढ़ोगे फिर हम एंड में इस पर आएंगे, क्योंकि बार बार गाइडलाइंस खोलनी पड़ेंगी। आधे लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, बहुत टाइम लगेगा। अगर आप पढ़कर आओगे देन वी कैन कंटिन्यू दिस। सारी ओंकोलॉजी मैंने कहाँ डॉक्टर पढ़ोगे, प्रवेश बाद प्रॉब्लम में है। हाँ, इसको पढ़ेंगे ना तो पढ़िए, इजी होगा, अभी नहीं करें। अभी नहीं है। बाकी हाँ जी, बाकी सब भी हाँ, मुझे अपना वर्ड। है ये तो अपना। अच्छा, चलो शुरू करो। हाँ, अब अब ठीक आ रही है। हाँ जी, चल। चैप्टर नंबर 16, 15 हम करेंगे इन द एंड। बाय देन यू विल कंप्लीट योर रीड्स। अभी किसी ने पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा। ओके जी। मेंस्ट्रुएशन, क्वेश्चन नंबर 1। 36-year-old woman is complaining of having had heavy menstrual bleeding for 2 years. The abdominal examination revealed 20 week size uterus, and her pelvic scan shows multiple interstitial fibroids. Her hemoglobin is 9 grams per diem. She is a nulliparous and she wishes to preserve her fertility. What the management option would you have recommended? Option A is gonadotropin using hormone analog for 6 months followed by myomectomy. Option B, MRI focused ultrasonography. Option C, open laparoscopic myomectomy. Option D, ulipristal acetate. And option E, uterine aortic embolization. जी इमराना। डॉक्टर प्रवेशा, इसमें एक तो ये नली पेरिस है एंड शी वांट टू प्रिजर्व हर फर्टिलिटी, और ऊपर से 20 वीक साइज इसका जो है ना फाइब्राइड है, और इसकी HB भी 9 है। तो
अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस सबसे पहले तो हम इसको जीएनआरएच एनालॉग देके थोड़ी उसको श्रिंक करेंगे और साथ में उसकी एचबीडी जो है ना वो थोड़ी हो जाएगी, सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसकी मायोमेट्री प्लान करेंगे। ऑप्शन ए, gonadotropin releasing hormone analog for 6 months followed by myomectomy. Okay. Rest of people अपने आंसर्स चैट में लिखो। रबिया, डॉक्टर सायरा, 2 लोगों ने अच्छा, कुछ लोग बोलते भी नहीं है और लिखते भी नहीं है, किसी तौर से वो इंटरेक्ट नहीं करते, चुप करके बस सुनते ही रहते हैं। ओके, नाइला इज ए। ठीक है, तो इसमें तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पेशेंट इज नलीपेरस, वी हैव टू सेव हर फर्टिलिटी, और 20 वीक साइज का यूट्रस है, ऑब्वियसली मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, सर्जरी तो रिक्वायर्ड है, ठीक है, और सिम्टोमेटिक है पेशेंट, बट द प्रॉब्लम इज उसकी हीमोग्लोबिन 9 है। अब जीएनआरएच क्या करेगा, एक तो ये इसको एमेनोरिया करवा देगा जिससे उसकी एच भी बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, ये जो फाइब्रॉइड्स हैं उसके साइज को श्रिंक कर देगा, तो सर्जरी इजी हो जाती है। ऑल्दो ऑल्दो यू ऑल नो कि जीएनआरएच यूज करने के बाद मरीज के लिए तो ये फायदा हो जाता है, लेकिन ऑपरेटर को फिर वो लाइन ऑफ क्लीवेज मिलने में प्रॉब्लम होती है, बट वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है। बट उसके बावजूद हम प्रेफर करते हैं कि हम जीएनआरएच पेशेंट को दे दें 6 मंथ्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं देते, बस 6 मंथ्स के लिए देते हैं। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ए, ठीक है। और आपको पता है एमआरआई फोकस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी जिस पेशेंट को फर्टिलिटी रिक्वायर्ड होती है हम नहीं करते, अभी हम सर्जरी नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर एम इज टू बिल्ड अप हर हीमोग्लोबिन, यूलिप्रिस्टल एसीटेट जो है वो भी हम नहीं देंगे, और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जिसकी फर्टिलिटी रिक्वायर्ड होती है हम उसमें वो नहीं करते। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द बेस्ट आंसर इज फर्स्ट, commence her on GnRH for 6 months to build up her HB, एंड देन जो है हम मायोमेक्टमी कर देंगे। सही है जी, आगे। ठीक है। Question number 2, 24-year-old woman is concerned regarding the surgical treatment of 7 centimeter symptomatic fibroid. She is keen to know all the facts and particularly wants to hear about the new technique. She wants to know the effect of procedure on her future fertility. What information can we give her? Option A is laparoscopic myomectomy associated with the lower chance of conception. Option B, hysteroscopic resection is feasible for almost all the type of myomas. Option C, laparoscopic myomectomy is her best option. Option D, myelosis and cryomylosis offer the best chance of the conception. Option C, pregnancy rates are higher after laparoscopic myomectomy when compared to the open approach. जी, Dr. Balwasha, इसमें ऑप्शन लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी इज अ बेस्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल में इसमें बेटर यही बनता है, क्योंकि बाकी तो लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी एसोसिएटेड विद लो चांस, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेप्रोस्कोपिक करोगे तो उसमें चांस ऑफ कंसेप्शन कम हो जाएगा। स्टेरोस्कोपिक तमाम टाइप के मायोमास के लिए नहीं होती नेसेसरी, उसमें 5 सेंटीमीटर तक होता है। और मायोलिसिस और क्रायोमाइलोसिस से ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट चांस ऑफ कंसेप्शन हो। और प्रेगनेंसी रेट्स आर हायर आफ्टर द लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी व्हेन कंपेयर टू देन ओपन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसमें बेटर जो है लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी है बेस्ट ऑप्शन, 7 सेंटीमीटर है उसका, और ये होगा एक्स्ट्रा, ये सब सिरोजल होगा। बिल्कुल सही, सबसे रोजल होगा मतलब मतलब ये हम लोग हिस्टेरोस्कोपी के लिए निकालेंगे। ओके, हिस्टेरोस्कोपी या लेप्रोस्कोपिकली? सॉरी, लेप्रोस्कोपी के लिए डॉक्टर, लेप्रोस्कोपिकली। व्हाट इज द लेप्रोस्कोपी कट के ऑफ लिए। फॉर हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी?
3 And centimeter. what is the type of fibroid which can easily removed uh, mostly? इंटरकेविटी और टाइप 0 और टाइप 1 हम इजली कर सकते हैं. Hmm. और मोस्टली कट ऑफ इज 3 सेंटीमीटर अप टू 3 सेंटीमीटर. सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड जो है वो आप हिस्ट्रोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं. 3 से 5 वाले पर जो है उसके साथ पहले उनका लेप्रोस्कोपी जो है वो एक्सपर्टी चाहिए होती है. हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक एक्सपर्ट चाहिए हमें उसके लिए 3 to 5 सेंटीमीटर वाले पर भी. ठीक है ना? ठीक है. ओके. सो लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी इज हर बेस्ट ऑप्शन. ये आपकी ईबीएम में बहुत अच्छा, पुरानी वाली जो पिंक ईबीएम थी ना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है. इसके लिए आपको गाइडलाइंस या टॉक्स खोलने की जरूरत नहीं है, हर चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है. चले क्वेश्चन नंबर 3. Also, 48-year-old woman is complaining of abdominal uterine bleeding, which has lasted for 2 years. She has tried combined COPD and oral progesterone, tranexamic acid, and mefenamic acid, but without any improvement. She has 3 children and has been sterilized. Her last cervical smear was 2 years previously. It was normal. She had surgery to breast cancer 4 years before. Her pelvic pain scan shows no uterine abnormality. Her endometrial sampling is normal. What would you offer her as a further step of treatment? Option is endometrial ablation. Option B, expected management awaiting further menopause. Option C is hysterectomy. Option D, injectable long-acting progesterone. And option C is a levonorgestrel in the uterine system. अच्छा, अब इसमें डॉक्टर कमर्शियल्स की एक तो प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है HMD की, और ऑलरेडी वो जो है वो OCPs भी यूज कर चुकी है, और साथ में ये ट्रांसएमिक एसिड, मेफिनेमिक एसिड ये भी यूज कर चुकी है. और इसके अलावा फैमिलीज की कंप्लीट है, शी इज 48 ईयर ओल्ड, और एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग उसकी नॉर्मल है. बाकी एचबी वगैरह तो नहीं बताई उन्होंने. और इसमें हम ये भी हमारा वाइवा क्वेश्चन ही बन गया एक तरह से. एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. शॉर्ट केसेस बेसिकली तो सारा रहते हैं. मेरे ख्याल में अगर मैं अपना इसमें बेस्ट आंसर करूं, शी इज अ 48 ईयर ओल्ड फैमिली कंप्लीटेड, शी गिव्स द हिस्ट्री ऑफ HMD लास्ट 2 ईयर, और साथ में वो मेडिकेशन भी ले चुकी हुई है, हार्मोन्स भी ले चुकी हुई है. तो मैं तो इसमें स्किप करूंगी डॉक्टर कलवंशा हिस्टेक्टमी. आप क्या करेंगी? हिस्टेक्टमी. डॉक्टर पॉलिसा में ऑप्शन एंडोमेट्रियल सी. एब्लेशन एज के लिहाज से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी एज भी हो गई है और 2 ईयर से सब कुछ ट्राई कर चुकी है, तो LNG इसके लिए से सूटेबल नहीं है, अभी भी वो ब्लीड कर रही है. हम्म. मुझे ए और ई में थोड़ा अगर कंफ्यूजन है, ज्यादा मैं कहती हूँ एब्लेशन ए. ए और ई में आपको कंफ्यूजन है? मेरे ख्याल से तो ई होगा. डॉक्टर एब्लेशन ज्यादा. कलवंशा, जी जी, इसमें अब इसमें ना जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं ना कि व्हाट यू ऑफर है एज अ फर्दर स्टेप. हाँ, हम्म. अगर फर्दर स्टेप में आता है तो हम लोग इसमें मायरीना की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन अब्लेशन इस तरह ऐसा हमारी कंट्री में तो नहीं होती, और इसके तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है ना, पेशेंट विलिंग होती है कि मुझे इंटरनली जला दो और ये सारा कुछ. हाँ, अगर बेस्ट पूछती तो फिर यहाँ पे टेक्निक बेटर ऑप्शन थी. बेस्ट नहीं पूछा ना, फर्दर स्टेप का मतलब हुआ नेक्स्ट पूछा. ठीक है, ठीक है. तो इसमें फिर हम लोग ए, एब्लेट करके देखेंगे, अगर फिर कोई मसला हुआ तो फिर
जी इमराना, आई वॉन्ट योर फाइनल Dr. आंसर। Pravisha, uh, I think the most Dr. suitable answer is E. ई, सोबिया इज विद ई। Pravisha, Yeah. ओके। बिकॉज मतलब इसको हम 5 साल के लिए भी रख सकते हैं, और ये भी है कि 5 साल के लिए तक हो सकता है उसको मेनोपॉज भी हो जाए, तो उसके उस तरह से भी सिम्टम्स इंप्रूव हो सकते हैं। बाकी उस पे तो मेरे ख्याल से तो ये है। ओके सोबिया, थैंक यू। बाकी लोग? अलीना, अलीना कहती हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ ए और सी में। ओके। डॉक्टर प्रवेशा, यहाँ पे हम मारीना को इसलिए भी थोड़ा कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोजेस्टेरोन तो ले चुकी हुई है ना, तो उसको कोई खास फायदा तो नहीं हुआ। वैसे अगर जो इसका HMB का पूरा एक एल्गोरिथम है, उसमें अगर हम स्टेप वाइज चलते जाएं तो कोई भी पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन ना हो, फैमिली भी कंप्लीट हो, इंटरनली मतलब कोई इस तरह की एसिड पैथोलॉजी ना हो, हाइपरप्लेजिया हो गया या कोई फाइब्राइड या पॉलिप्स, तो उसमें एंडोमेट्रियल अब्लेशन इज अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू डू हर्स। सो तो इसका मुझे एक गिव मी चार्ट। योर वर्डिक्ट फॉर योर मैनेजमेंट। इमराना, जस्ट वन वर्ड। डॉक्टर प्रवेशा, इस उसमें ना मेरा अब जो माइंड जा रहा है ना, वो ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वाइवा में हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। ये आपका थ्योरी का एग्जाम है। चलो ठीक है, मेरी ऑप्शन ए है। ए है। ओके, चलो। तो अब हम इसको सॉल्व करें। एवरीवन इज डन। ई, नाइला भी ई चूज करिए। ओके। A 48-year-old woman is complaining of abnormal uterine bleeding, जो कि उसको आखिरी 2 साल से है। ओके। सॉरी डॉक्टर, पर स्क्रीन शेयर कर दें। इट्स नॉट शेयरिंग, इट इज शेयरिंग, ऑलरेडी शेयर हुई हुई है चंदा। ओके, हो गई। हाँ। शी हैज ट्राइड सीओसीज, ओरल प्रोजेस्टेरॉन्स, सारी उसने ओरल ट्राई कर ली हैं, ठीक है। ट्रानेक्सामिक एसिड ट्राई कर ली, मेफनामिक, उसने हार्मोनल एज वेल एज नॉन हार्मोनल विच आर द फर्स्ट line for AUB, she has tried it, and it's been 2 years that she has this AUB. Obviously her quality of life would be affected, but it was without any improvement, ठीक है। she has 3 children and has been sterilized already. Her last cervical smear was 2 years previously. It was normal. She had surgery for breast cancer 4 years before. She had surgery for breast cancer 4 years before. अब चुप करके सुनते रहना, अब कोई ना बोले, अब कोई ना बोले, ठीक है। अब कोई नहीं बोलेगा, मैंने सबको चांस दिए थे। हर pelvic स्कैन शोज नो यूट्राइन एब्नॉर्मेलिटीज, कुछ नहीं है, यूट्रस में कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं आई है। शी जस्ट हैज AUB। एंडोमेट्रियल सैंपलिंग भी उसकी बिल्कुल ठीक है, जब कोई मसला नहीं है अभी एंडोमेट्रियम में, ठीक है। हमसे उन्होंने पूछा है व्हाट वुड यू ऑफर हर एज अ फर्दर स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट, नॉट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, फर्दर स्टेप ऑफ एक्शन। नाउ हमारी जो मैनेजमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द हार्मोनल, नॉन हार्मोनल, वी स्टार्ट विद द नॉन हार्मोनल, देन वी शिफ्ट टू द हार्मोनल, ठीक है। नहीं फर्क पड़ता, हम देखते हैं, अब पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, एबनॉर्मेलिटी, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलती। फिर अगर पेशेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, या पेशेंट ओबीज है, डायबिटिक है, ठीक है, 50 अबव है, 45 अबव है, एनोमेटल सैम्पलिंग करते हैं, देखते हैं, ठीक है, वो इंडिकेटेड हो जाती है। इसकी वो वहां तक भी ये पहुंच गई, 45 से अबव थी, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, एनोमेटल सैम्पलिंग उन्होंने ले ली, वो भी ठीक आ गई। अब इस पेशेंट के पास बचते हैं ऑप्शन कौन कौन से? इस पेशेंट के पास बचते हैं ऑप्शन एंडोमेट्रियल एब्लेशन के, इसके पास बचता है ऑप्शन मायरीना का, जो कि अभी तक ट्राई नहीं किया गया इस पेशेंट पे, ठीक है। वैसे तो AUB की फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ही मायरीना है ना, फर्स्ट लाइन मायरीना है, लेकिन इस पेशेंट को मायरीना दी नहीं गई, इसको ओरल OCPs और वो सारी चीज़ें दी, ठीक है।
4 साल पहले इसकी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी। शी हैड अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेड, ठीक है। इज मायरीना इज गोइंग टू फिट फॉर हर? No, Doctor. Marina now Category is नो। category 3, यूके मैक कैटेगरी 3। 3 दिन पहले ही बच्ची हूँ Okay. मैंने, आपके साथ यूके मैक शेयर किया है। प्लीज आप ग्रुप खोलें, मीडिया में जाएं, तीसरे चौथे नंबर पर पड़ी हुई होंगी ब्रेस्ट कैंसर की, वीटीई की, सारी पड़ी हुई हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पिक्चर्स मैंने स्क्रीनशॉट लेके शेयर किए थे। सो नाउ मरीना इज द यूके मैक 3 फॉर हर विच इज नॉट सेफ, निकल गया हमारे इसमें से, लिस्ट में से। अब बचता है एंडोमेट्रियल एब्लेशन एंड हिस्टेक्टमी। हमने जब इन्वेजिव ट्रीटमेंट की तरफ आना होता है तो हम क्या देखते हैं? 2 चीज़ें देखते हैं, एक देखते हैं फर्टिलिटी, एक देखते हैं पेशेंट को अपना यूट्रस प्रिजर्व करना है या नहीं। हम हमेशा जो ध्यान देते हैं ना एमसीक्यूज में और टॉक्स में भी, हम ध्यान सिर्फ फर्टिलिटी को देते हैं। अगर उसके बच्चे, उसकी फैमिली कंप्लीट है तो हमें लगता है कि बस ठीक है, शी इज़ वेरी ओके टू लूज हर यूट्रस। वाई? औरत को लगता है कि अगर उसके पास यूट्रस नहीं है तो शी इज़ नॉट अ वुमेन एनी मोर। So it's always her wish. It's not just the fertility, it's fertility plus the wish to preserve, keep the uterus or not. ठीक है? तो 48 years ओल्ड की पेशेंट के लिए फैमिली कंप्लीट है, आप कैसे खुद डिसाइड कर सकती हैं कि आप इसकी स्टेक्टमी कर देंगी? बहुत सारी चीजें और भी होंगी, ठीक है। टॉक्स में हमारे पास ऑप्शन है, हम अपने पेशेंट को काउंसल करते हैं। वी आस्क हर, वी काउंसल हर एंड वी आस्क हर व्हाट डू यू वांट टू प्रिजर्व योर यूट्रस ऑल्दो योर फर्टिलिटी इज कंप्लीट? ठीक है, यू डोंट वांट द फ्यूचर बेबीज बट डू यू वांट टू प्रिजर्व योर यूट्रस? इफ शी वांट टू प्रिजर्व हर यूट्रस, देन अगर कोई ऑप्शन हमारे पास पीछे बचता है तो हम उसको अवेल करेंगे रादर देन गो फॉर द हिस्टेक्टमी। हमें इसको फर्दर ऑप्शन क्या देना है? अब आपको पता है एंड्रोमेट्रियल एब्लेशन इज द ऑप्शन फॉर द वन हु डू नॉट वांट फर्दर चाइल्ड, who do not have fertility concern. We can easily go for the endometrial ablation in case of AUB, and in case of fibroid 10 weeks तक हम endometrial ablation का ऑप्शन अपनी पेशेंट को दे सकते हैं। बट अगेन, अगर उसका 10 weeks का यूट्रस है, सॉरी 10 weeks का फाइब्रॉइड है, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, लेकिन उसकी फर्टिलिटी विश है, तो भी एंडोमेट्रियल एब्लेशन हमारी लिस्ट से निकल जाता है। इसकी फर्टिलिटी विश नहीं है, फर्दर स्टेप हम आराम से इसको एंडोमेट्रियल एब्लेशन फॉर द एयूबी दे सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो जिन्होंने हाँ जी। मायरीना चूज किया था ना, उन्होंने ये पॉइंट ही नहीं पिक किया कि शी हैड अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। पेशेंट की अपनी हिस्ट्री है, नॉट द फैमिली हिस्ट्री। हमने जिस चीज को लिफ्टाया नहीं था लास्ट टाइम, वो फैमिली हिस्ट्री को नहीं लिफ्टाया था। लेकिन अगर पेशेंट की अपनी करंट या पास्ट हिस्ट्री है तो सारी की सारी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस ऑप्शंस हमारे पास आती हैं यूकेमैक 3 में। सिर्फ कॉपर आईयूसीडी इज यूकेमैक 1 फॉर द पेशेंट हु हैज करंट और द पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, खोल लेना वो पिक्चर, दोबारा रिवाइज कर लेना। सो मायरीना निकल गया। अब समझ आई सबको? हाँ जी, आ गई। किसी को कोई डाउट? ये बहुत अच्छा आपकी पिंक ईबीएम में लिखा हुआ है, फाइब्रॉइड एंड एयूबी। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इवन फॉर द टॉक्स यू कैन रिलाई ऑन योर ईबीएम अलोंग विद द गाइडलाइंस। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. 50-year-old woman has had 2 previous episodes of abnormal uterine bleeding. She had cervical flare a year previously, which was a normal. Pelvic ultrasound scanning shows endometrial thickness of 15 mm. She is on anticoagulation for the recurrent thromboembolic events. Now, what is your next step in the management? Option A, book for the inpatient dilatation and curettage. Option B, inpatient hysteroscopy and biopsy. Option C is intrauterine system. Option D, outpatient office hysteroscopy and biopsy. And option E is prepile biopsy in the clinic and offer the intrauterine system.
टिपिकल पेशेंट, शी इज अ 50-year-old woman और उसको abnormal uterine bleeding स्टार्ट हुई है, प्रीवियस स्मेयर उसका नॉर्मल है, pelvic अल्ट्रासाउंड की पूरी सेंटीमीटर थिकनेस ज्यादा है, 15 mm है। तो इसमें हम सबसे पहले स्कैन के बाद जो है ना, तो उसको abnormal uterine bleeding स्टार्ट हुई है, इट मीन्स के उसका मेनोपॉज हो चुका हुआ है। हालांकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया। तो इसमें हम ऑप्शन डी इज आउट पेशेंट ऑफिस स्टेरोस्कोपी एंड बायोप्सी इज द बेटर ऑप्शन। रेस्ट ऑफ पीपल? ओके, सुम्बुल डी, बाकी सब लोग? समीना डी, ओके, अलीना डी, ठीक है। अच्छा देखो, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इस पेशेंट को हुई है, ये नहीं यहाँ पे मेंशन कि ये पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है। शी कैन बी पेरीमेनोपॉजल, है ना? 50 वाली अगर मेनोपॉज हाँ में जी, नहीं वो गई तो वो पेरीमेनोपॉजल होंगी। सो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि ये पोस्ट मेनोपॉजल है, बट आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए, ठीक है ना? शी हैज 2 प्रीवियस एपिसोड ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, सर्वाइकल स्मेयर उसके बिल्कुल ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्रियल थिकनेस 15 mm। आपको पता है कि पेरीमेनोपॉजल या रिप्रोडक्टिव एज में जो पेशेंट सिम्टोमेटिक होती है उसकी कट ऑफ जिस पर हम वरीड होते हैं वो क्या होती है? 11 mm मो- AUB हाँ विद पेरी, एंडोमेट्रियल हाँ थिकनेस 11। 11 mm। ये काट ऑफ है, अगर ये 11 mm या उससे ज्यादा है तो वी आर वरीड, दिस इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है? उसकी एंडोमेट्रियल थिक एंड है, अब ये थिक एंड है 11 से ऊपर वाली सिम्टोमेटिक पेशेंट में, और आपकी पेशेंट एंटीकोगुलेशन पर है VTE के। नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, अब ये आप सबको पता है कि बायोप्सी तो इंडिकेटेड है इस पेशेंट में, ठीक है, और हिस्ट्रोस्कोपिक बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है? उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू द ब्लाइंड बायोप्सीज, पाइपल बायोप्सीज। लेकिन अब आउट पेशेंट या इन पेशेंट, आउट पेशेंट इज द प्रेफर्ड एंड गोल्ड स्टैंडर्ड, यू ऑल नो दिस थिंग। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी पेशेंट एंटीकोगुलेशंस पर है, एंड अगर आप जी सबने पढ़ा हुआ है बुक से, सर्जरी वाला एक चैप्टर है, सर्जरीज जो है इन्हांस रिकवरी प्रोग्राम वाला, ये EVM में है आपकी किताब में, कि उसमें सारी केयर बताई हुई होती है। इफ अ पेशेंट इज डायबिटिक तो उसकी डायबिटीज पेशेंट की जब आप सर्जरी करने जाएंगे तो उससे पहले ये मैं गायनी की बात कर रही हूँ, गायनी सर्जरीज के लिए सारी मेडिकल डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट को कैसे आपने ऑप्टिमाइज करना होता है, वो सारी इनहेंस प्रोग्राम्स उनके दिए हुए होते हैं उसमें। सो अ पेशेंट हु इज ऑन एंटीकोगुलेशन, यू नो दैट अगर आप उसकी कोई भी सर्जरी करने जा रहे हो तो पहले तो वो हम डिसाइड करते हैं कि वो लो रिस्क सर्जरी है या हाई रिस्क सर्जरी है, और फिर दूसरी बात, जो पेशेंट ऑलरेडी एंटीकोगुलेशन पर होता है फिर उसकी ब्रिजिंग भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस पेशेंट को आप एनेस्थीसिया देने जा रहे होते हो ना, तो उस पेशेंट को फिर आपने ब्रिजिंग करनी होती है, स्टॉप करनी होती है पहले आपने उसकी एंटीकोगुलेशंस। आप तो इसकी लो रिस्क सर्जरी करने जा रहे हो ना, तो आप प्रेफर करोगे आउट पेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी। अगर इन पेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी होती है तो फिर वो GA में होती है, और वो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा वो डिसिसिव इसलिए होती है कि हो सकता है दिस पेशेंट कैन एंड अप इनटू लेप्रोटमी, या लंबा प्रोसीजर हो जाए तो उसमें फिर GA, और जब GA की बात आ जाती है तो फिर एंटीकोगुलेशन को ब्रिजिंग की ज़रूरत होती है। दिस इज अनदर रैशनल, ये भी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, इस बात का कोई मकसद है। शी इज ऑन एंटीकोगुलेशन फॉर रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स, ठीक है? तो इसका तो आंसर डी सॉर्टेड है, आप सबको पता है इसका, लेकिन मुझे ये एंटीकोगुलेशन वाली बात आप लोगों को बतानी थी, आगे जब आप कोई क्वेश्चन करोगे ना तो आएगा वो एंटीकोगुलेशन बिफोर द गायनी सर्जरीज, उसको कैसे हम ब्रिज करते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। Hysteroscopy and directed biopsy are generally accepted as the gold standard for evaluating endometrial cavity. We know this. Historic dilatation and curettage alone is no longer acceptable now. Outpatient hysteroscopy with targeted biopsy has sensitivity, specificity, predictive, positive predictive value and the negative predictive value. ये सारी दी हुई है, सब 90s प्लस है, 98, 95, 96 and 98
8 respectively, when compared with the histologic findings at hysterectomy. The positive predictive value of Pipal endometrial samples in detecting endometrial polyp is higher in postmenopausal compared to the premenopausal. ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल में आप ले सकते हो, लेकिन उसमें भी फिर जो इनिशियल लीजन्स होते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के वो मिस हो जाते हैं। ठीक है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं एंडोमेट्रियल एब्लेशन क्या। इन द वुमेन विद एचएमबी अलोन who do not wish to preserve fertility and with a uterus no bigger than 10 weeks pregnancy, endometrial ablation, sorry, I said the fibroid ka size 10 weeks, it's the uterus ka size 10 weeks. Endometrial ablation should be considered preferable to hysterectomy. For option E, Mirena, intrauterine device is category 3 of the UKMAC medical eligibility criteria where the risk outweighs the benefits. This is pointed towards her past history of breast cancer. ठीक है, क्लियर है जी? हाँ जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5. Fine. An 18-year-old woman is referred to you because of her concern about the irregularity of her menstrual cycle. She thinks she has a very frequent cycle, which comes every 25 days but may increase to every 38 days. She also thinks that she loses a lot of blood. Her general practitioner says she is not anemic and 2D ultrasound scan was a normal. He tried to reassure but she insists on the reference. How best you can handle this situation? Option A, ask her to measure her menstrual blood loss for the next 2 periods and report it if it is greater than 120 ml. Option B, reassure her and explain that every cycle length is between 24 days and 38 days. Option C, counsel her for endometrial sampling. Option D is repeat the hemoglobin after 3 months. And option E, request a 3D ultrasound. जी इमराना। डॉक्टर परमेश्वर, इसमें ये इसमें 18-year-old विमेन है और उसका साइकिल जो है वो इरेगुलर है। टोटल लेंथ में साइकिल की 28 थी बट वी इंक्रीज टू एवरी 38 डेज। शी कैन नॉट एनीमिक। ये एक और इसका वो है कि वो एनीमिक भी नहीं है, तो इसलिए हम जो है ना ऑप्शन बी इज बेटर ऑप्शन की उसको हम रिएश्योर करेंगे एंड एक्सप्लेन कि एवरी साइकिल लेंथ बिटवीन 24 डेज एंड 38 डेज। इसमें कोई मजीद इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्कैन हो चुका है, शी इज नॉट एनीमिक और साइकिल लेंथ भी इसकी ठीक है। कॉन्सल्ट करेंगे। Okay, rest of people. Sobia is ऑप्शन saying बी। B. Okay, Sobia. नाइला, समीना बी। ये आप सबको पता है, साइकिल लेंथ वेरिएशंस हर साइकिल के साथ भी होती हैं और एवरेज, दैट्स व्हाई देयर इज अ एवरेज कट ऑफ साइकिल वेरिएशंस। चलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6, 45-year-old woman complain of HMB. She is tried the medical treatment without any improvement. All her investigation come back as a normal. She is frustrated and keen to have an explanation for her problem. What information should you give her to reassure her? Option E, between 40 and 60% of women with HMB have no uterine endometrial digital or infective pathology on investigation. Option B, endometriosis associated greater than 10% of HMB. Option C, HMB affects around 20 to 30 menopausal women. Option D, the most common age that is presented to the secondary care with this problem is 41 to 50 years. Option E is uterine fibroid represent 10% of the pathological cause of HMB. जी यार, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। इमराना,
क्या लग रहा है जी आपको? मैं बताती हूँ आपको, ये बताते हैं। ऑप्शन ए, between 40 to 60% of women with HMB have no uterine endocrine, rheumatological, or infective pathology in investigation. हम्म, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के साथ तो ज्यादा नहीं होता डॉक्टर पुलवशा, और HMB इफेक्ट 23% मुझे याद नहीं है। यूट्राइन फाइब्राइड भी HMB के साथ 10% तो प्रेजेंट नहीं करता, ज्यादा करता है। और डी ऑप्शन की मुझे ऐसा समझ ही नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। द मोस्ट कॉमनली दैट इज प्रेजेंटेड टू द सेकेंडरी केयर विद दिस प्रॉब्लम इज 41। नहीं, ऐसा तो नहीं है, 41 से पहले भी प्रेजेंट कर सकती है यस, HMB के साथ। तो ऑप्शन ई इज बेटर ऑप्शन मेरे ख्याल में। ओके। रेस्ट ऑफ पीपल, वेल दिस इज नॉट रिटन इन योर बुक्स, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अगर उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस ठीक हैं और किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जो कि हमारी एचएमबी की कॉजेज होती हैं, है ना, यूट्रस में कोई कॉज है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, ठीक है, कोई भी और चीज़ है, वो आ जानी चाहिए, है ना। इवन अगर इन्वेस्टिगेशन सारी ठीक है तो एंडोमेट्रियोसिस भी पता चल जाती है, उसके साथ उसको कुछ और भी होता, कुछ ना कुछ होता। सो जहाँ ये पैथोलॉजीज लिखी हुई हैं, ये वाले तो ऑप्शन ही निकल जाते हैं, एज वाला भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब अगर फाइब्रॉइड भी है तो इफ इट इज द कोज ऑफ एचएमबी तो वो आना तो चाहिए ना इन्वेस्टिगेशंस में, है ना, इमेजिंग में ही पता लगता है, राइट। सो अब सारा कुछ काट वाट के जो ऑप्शन बचता है वो बचता है ए, बिटवीन 40 to 60% वुमेन विद एचएमबी हैव नो यूट्राइन एंडोक्राइन हेमाटोलॉजिकल और इन्फेक्टिव पैथोलॉजी ऑन इन्वेस्टिगेशंस। अब ये जो बात है ना, ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे हमारा ऑप्शन ए बनता है। बट टू बी ऑनेस्ट, इफ यू पीपल आस्क मी और एनीबडी और आस्क योर सेल्फ, सब ने एचएमबी का टॉपिक तो सब ने ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होता है किसी भी किताब से। हमको ये नहीं पता कि इतना इतनी बड़ी परसेंटेज में कोई मसला ही ना निकले, ऐसा हाँ होता जी। नहीं है। हमारी क्लिनिकली भी एचएमबी वाली पेशेंट्स में पैथोलॉजीज निकलती हैं, तो परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा है। सो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे ऑप्शन बचता है ए, लेकिन वी डोंट हैव एनी रेफरेंस। अब इसका रेफरेंस कहाँ से है वो देखकर हम इसको याद करते हैं। ऑप्शन ए इज द आंसर। अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है, HMB due to ovulatory or endometrial dysfunction that does not require secondary referral and treatment can be managed in primary care. पैथोलॉजिकल कॉजेज जो हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड 20 to 30% निकलती है, पॉलिप 5 to 10%, adenomyosis 5%, endometriosis with 5% of case. Endometriosis rarely present as AUB, we all know that, but is identified in less than 5% of cases. आइडेंटिफाई तो होगी ना, जो भी पैथोलॉजी है अनआइडेंटिफाइड तो नहीं रहती ना, ठीक है। Some prevalent studies have identified a gap in women's knowledge on HMB and suggested a possible need for community-based education to raise awareness of HMB. ओके, अब यहाँ पर भी इन्होंने ये सारी चीजें तो लिख दी, लेकिन इन्होंने जो की सेलेक्ट की है उसका रैशनल नहीं दिया। तो रैशनल इज रेफरेंस नंबर 6, एंड द रेफरेंस नंबर 6 इज prevalence and knowledge of HMB among African American women. This is their study. We have nothing to do with this study, and we do not supposed to know about this study. सही है? It's not our fault. ठीक है डॉक्टर। सही है जी? कहाँ गया? चलो, ए हम एक्सक्लूजन पर कर रहे हैं, बाकी बनते नहीं हैं, लेकिन जो रैशनल है वो भी कुछ अजीब सा है, and it's not important to open that. Question number 7. 20-year-old women with learning difficulties come with her caregiver who states that she has a frequent irregular menstruation, which is also causing her problem with her hygienic care. Her pelvic scan is normal and her BMI is 22. What will you advise when prescribing the medical treatment for her? Option A is a 3-month continuous use of CHCP.
and restart a new 3 cycle after the end of withdrawal bleed. Option B is depo-medoxyprogesterone dumper. Option C is intrauterine system. Option D is a surgical option including the endometrial ablation or hysterectomy. And option E is a combined transdermal contraception patch. अब डॉक्टर प्रदर्शना ये है सीपी बच्ची होगी ना 20 year old learning difficulties and इसको हैंडल भी केयर गिवर कर रही है हर BMI is 22 और irregular menstrual cycle तो ये बड़ी बहस है अब ऑप्शन ए में देखें तो अब इसमें भी उसको सारा एक पूरा शेड्यूल करके चलना पड़ेगा उसको मेडिसिन केयर गिवर ही देगी वो खुद से तो नहीं ले सकेगी सीओसीपी ऑप्शन बी में आए तो हाँ इसमें हम इसको इंजेक्शन लगा सकते हैं ऑप्शन सी इज नॉट अ बेटर ऑप्शन फॉर हर क्योंकि वो अनमेरिड है सर्जिकल ऑप्शन में endometrial ablation or hysterectomy and combined transdermal contraception patch. इसमें डम्बा इज अ बेटर ऑप्शन डॉक्टर फिलोसा Okay, rest of people. पूरा एक मेरा ख्याल है इस पे टॉग है क्योंकि बच्चे का जो टॉक्स मुझे बढ़ाता है वो इसमें क्या देना इसमें कैसे काउंसिल करना अब इसमें ऑप्शन डी भी अच्छी ऑप्शन है अगर हम इसमें हिस्टेक्टमी लेकिन एकदम से हिस्टेक्टमी पे नहीं जाएंगे साथ में फिर एंडोमेट्रियल अब्लेशन भी उन्होंने ऐड की हुई है इमराना, हिस्टेक्टमी तुम्हें बहुत पसंद है। शी इज़ 20 years old गर्ल, ठीक है। लर्निंग डिफिकल्टी के साथ है, लर्निंग डिफिकल्टी के साथ है। जस्ट यू कांट डू ठीक हिस्टेक्टमी। वो अपने टॉक्स को इसके साथ मिक्स नहीं करो। वो जो तुम्हारे दिमाग में ठीक है है वो ये था कि यंग मम्मा थी, अपने डाउन सिंड्रोमिक बेबी को लेके आई थी और कह रही थी मेरी बेबी की हिस्टेक्टमी कर दो। यंग बच्ची को लेके आई थी ठीक है मम्मा, ठीक ठीक है। सो ठीक डू नॉट मिक्स योर टॉक्स विद योर थ्योरी प्लीज। फिल्टर। ठीक है ठीक हो गया ऑप्शन डी है मेरी तरफ से डॉक्टर फिलोसा बाकी अब ये लोग बताएं आपका क्या ऑप्शन है? बी, डंपा। ओके। बी बट नॉट कंफर्म। अच्छा जी, बाकी सब लोग। अलीना इज सेइंग ए, सोबिया इज सेइंग ई, मे बी। आप प्रॉब्लम चेक करें, प्रॉब्लम क्या है आपकी पेशेंट की। आपके पेशेंट की प्रॉब्लम कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, आपकी पेशेंट की प्रॉब्लम इरेगुलर मेंसेस है। यू हैव टू प्रिस्क्राइब अ थिंग जो उसके पीरियड्स को रेगुलर कर दे, ठीक है। फ्रीक्वेंट इरेगुलर पीरियड्स। हाँ जी आप डॉक्टर एक पलोसा आप इनमें फिर लोग। क्योंकि ये सारी हम्म, सारी जितनी भी ऑप्शंस हैं उन सब में इरेगुलर ब्लीडिंग एग्जैक्टली होती है उन सब के साथ आप में। लोग मिक्स कर रहे हो हम्म कॉन्ट्रासेप्शन को। आप सवाल तो पढ़ो ना गौर से। शी हैज, ठीक है, शी हैज लर्निंग डिफिकल्टी, शी हैज बीन ब्रॉट बाय हर केयर गिवर। कंप्लेंट क्या है? आप ट्रीट तो हमेशा कंप्लेंट को करते हो ना। शी हैज फ्रीक्वेंट इरेगुलर मेंसेस, मतलब उसके मेंसेस का कोई टाइम ही नहीं है बेचारी का, एंड इट्स फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो इस हिसाब जिससे से तो उसकी ए ही बेस्ट बनता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। अब जिन्होंने सेलेक्ट किया डंपा, एक तो ये कि डंपा पेशेंट, आप यंग पेशेंट को दे रही हैं। आपको पता है डंपा के साथ बोन मिनरल डेंसिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। जी डॉक्टर पलवैशा लेकिन मैंने ईवीएम में पढ़ा था कि यंग पेशेंट अगर आती है लेकिन वो एचएमबी के साथ अगर आती है यंग पेशेंट उसमें डमता है आप तो यहाँ पे इरेगुलर इरेगुलर के लिए तो हम फिर सीओसीपी बेटर ऑप्शन है हमारा डंपा इज नॉट गोइंग टू रेगुलराइज हर पीरियड्स, ठीक है।
समझ आ ओके। ये गई। फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इसका यूके मैक 1 है, लेकिन ये फ्रॉम ब्लीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यस, हमारा यहाँ पे है। हम ये कॉन्ट्रासेप्शन नहीं, हमने ब्लीडिंग का मसला है हमारी पेशेंट को, हमने उसके मैडम पीरियड्स जी हमारे रेगुलर पास ऑप्शन करने। में जैसे ए और सी बच जाते हैं तो फिर क्योंकि उसको लर्निंग डिफिकल्टीज भी हैं तो फिर वो हर रोज इस तरह से मेडिसिन लेना भी तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है ना, तो फिर हम क्या सी की तरफ जा सकते हैं इसमें? इज माइरीना इज गोइंग टू रेगुलराइज हर मेंसेस? नो। जुलाई आपको इस तरह का हो जाता है, पीरियड्स इससे रेगुलर, डिस्टोपिया भी हो लिसन गर्ल्स, पीरियड्स जाता है। रेगुलर करने के लिए आपको एक साइकिल बरकरार करना पड़ेगा ना, एक रीसेट स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको रीसेट करनी पड़ेगी सारी एचपीओ एक्सिस। ऐसे ही है ना? जी इरेगुलर मैडम। पीरियड्स को आप हार्मोन्स, एक्सोजेनस हार्मोन्स देके आप रीसेट करते हो ना। जी मैडम। तो अब ये ऑप्शन क्या है, 3 मंथ कंटिन्यूस यूज, कि वो जो बीच का जो उसका होता है, क्या कहते हैं, पिल फ्री टाइम, वो छोड़ दे। 3 मंथ्स कंटिन्यूस यूज ऑफ सीओसीपीज एंड रीस्टार्ट अ न्यू 3 साइकिल आफ्टर द एंड ऑफ विड्रॉल ब्लीड। दिस इज द ऑप्शन बेस्ट फॉर हर अमंग दीज। बाकी तो हमारे एक्सक्लूड हो रहे हैं ना, फिट ही नहीं बैठ रहे। क्यों हम इसकी बच्ची की एंडोमेट्रियल एब्लेशन और स्टेक्टमी करें? मसला तो पीरियड्स को रेगुलर करना है। ट्रांसडर्मल कॉन्ट्रासेप्शन पैच, नो, आर रिक्वायरमेंट इज नॉट द कॉन्ट्रासेप्शन। उन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया कि आप कॉन्ट्रासेप्शन में ही घूमते रहो। तो रेगुलर पीरियड्स आपको पता है, या ओरल प्रोजेस्टेरॉन करेगा या सीओसीपीस करेगा। ओरल प्रोजेस्टेरॉन दिए नहीं है, सीओसीपीस भी डेली नहीं लेगी, 3 महीने लगातार। अब अगर किसी बच्ची को लर्निंग डिफिकल्टी है, उसके केयर गिवर उसको डेली सीओसीपीस तो दे सकती है ना। हाँ, अगर यहाँ पे वैसे भी वो कॉन्ट्रासेप्शन अभी का उसके मसला साथ ही आई होता। है, केयर हाँ गिवर जी, उसके साथ आया जो भी है। बिल्कुल, अगर इसको कॉन्ट्रासेप्शन का चाहिए होती इस बच्ची को, तो हाँ हम सोचते कि यार ये तो भूल जाएगी लेना, देन शी इज एट रिस्क ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। हमें पीरियड्स रेगुलर करने हैं। सो 3 मंथ्स कोर्स ऑफ सीओसीपीज वो ले, फिर विड्रॉल ब्लीड आ जाए, इस तरह से 3-3 महीने वो सुकून में रहेगी, फिर विड्रॉल ब्लीड आ जाएगा और फिर साइकिल स्टार्ट कर देगी। सॉरी फॉर दिस बर्ड्स यार, ठीक है ना? और 3 महीने में ही हमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड करनी होती है। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हर। ठीक है, सब अग्रीड हो? फिर मैं ठीक है। एक्सप्लेनेशन की तरफ जाती हूँ और क्लैरिटी देने के लिए। सही। ठीक है। जो एक्सक्लूड करे हैं उनकी रीजन से सेटिस्फाइड हो, जो कॉन्ट्रासेप्शन को मिक्स कर रहे थे, अब उनको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। हम इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे पहले। COCP reduces the menstrual flow and dysmenorrhea and allows control over the timing of the menses, which we want. In this scenario, it may be used continuously for 3 months, then wait for the withdrawal bleed. A new cycle can then be started. This method is not suitable for those in a wheelchair because of increased risk of DVT. Million bucks point. ठीक है। अच्छा, द मेन कंसर्न विद डंपा विच एलिमिनेट्स द नीड फॉर डेली कंप्लायंस एंड swallowing, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, इज अ रिडक्शन इन द BMD ड्यू टू सप्रेशन ऑफ HPO एक्सेस विच कॉजेज लो सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन। अब ये जो इनकी सेफ्टी ऑफ मेडिसिन की कमेटी थी, हैज एडवाइज दैट इन एडोलेसेंट डंपा शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन अदर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इनअप्रोप्रिएट। सही है इमराना? ओनली देन वी कैन यूज इट। जी जी हाँ। Compared to COCP user, combined transdermal contraception patch users experience more breast discomfort, dysmenorrhea, nausea, vomiting. The insertion of LNG in this group of patients may require general anesthesia with its risks. Surgical options are not suitable because of her young age. Clear है जी? क्लियर है। हाँ जी। चलें, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से। ठीक। जी जी 30-year-old woman comes to see you because of her symptomatic fibroid uterus. She has read about the uterine artery embolization. She wants to know how, if it may compare to the other method of the treatment. Which is the best statement you can give her regarding the complications after this procedure? Option A is equal complication rates with that of the surgical technique. Option B is a high rate of leave the re-intervention when compared to the MRI guided focused ultrasonography. Option C is a higher satisfaction rate than surgery, myomectomy, and hysterectomy.
Option D is a less need for the further intervention is compared to the surgical option of treatment. Option E is the most common side effects reported after the procedure are pain and vaginal discharge. 30 year old patient symptomatic thyroid के साथ आई है और वो she want to know about the complication of uterine artery embolization. डॉक्टर पलवशा इसमें जो ऑप्शन ई है द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर प्रोसीजर आर पेन एंड वेजाइनल डिस्चार्ज. बाकी इसमें कोई ऑप्शन भी सुटेबल नहीं है. बाकी सब लोग पोस्ट एम्बुलाइजेशन सिंड्रोम में पेशेंट अमूमन इसी कंप्लेन के साथ आते हैं. बिल्कुल सही है। ये भी पूरा ये जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है ना, ये बहुत अच्छा आपकी ईबीएम में लिखा हुआ है। पिंक वाली ईबीएम में बहुत बहुत अच्छा, एक अच्छा सा टेबल भी बना हुआ है परसेंटेजेस के साथ। पिंक आपके वाली बीएम कौन सी है? पिंक, मैं पुरानी वाली ईबीएम को पिंक बोलती हूँ। न्यू वाली जो है वो फीकी फीकी सी है, ब्लैक एंड वाइट सी। न्यू में बहुत चीज़ें उन्होंने शॉर्ट कर दी हैं, सो माय एडवाइस इज कि दोनों को साथ रख के पढ़ो। आपकी बुक मेमोरी तो पिंक वाली की बनी हुई है, तो न्यू वाली को साथ रख के बस पॉइंट्स ऐड कर लो जो न्यू पॉइंट्स हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी इमराना, आप कुछ बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी, नहीं मैं बस ये बोल रही थी कि मैंने कहा पिंक वाली कौन सी है. वही यार, पुरानी वाली पिंक कलर की लिखी हुई है ना, उसकी हेडिंग्स पिंक है ना, उसको इसलिए मैं पिंक कहती हूँ। ठीक. चलें, हम यहाँ पे ही अब रुक जाएंगे, बिकॉज आई स्टार्टेड अर्लियर क्योंकि आई हैड टू लीव अर्लियर। हम अब मिलेंगे मंडे को।